नमस्कार साथियों। तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये हमारी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज है, उसकी आज 7वीं क्लास है। तो आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम कुछ नए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पिछली 6 क्लासेस हो चुकी है, उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल को पर क्या है मिल जाएगी। आप जाकर है क्या टेलीग्राम चैनल पर मंजीत खालवन PSIR जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर क्या है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसकी जो रिवीजन आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ, चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। देखिए, पहले जो लोकसभा का नाम था वो क्या था, हाउस ऑफ द पीपल। इसको जब लोकसभा कहा गया वो कब कहा गया किस वर्ष कहा गया था, ये आपसे पूछा है। आपका जो आंसर है वो बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं 1956, 1964, 1974 या फिर 1984। देखिए, सोचिए, समझिए, कौन सा जो जवाब है वो आंसर होगा, सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1954 होगा। ठीक है दोस्तों। 14 मई, 14 मई 1954 को क्या है, यह जो नाम है लोकसभा कर दिया गया था। इसका हाउस ऑफ द पीपल है जो, उसका जो नाम है बदल करके क्या किस वर्ष किया गया था, 1954 में लोकसभा कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और इसी दिन क्या है, इसी दिन एक हमारा एक और जो सदन है, राज्यसभा, राज्यसभा भी नाम कर दिया गया था। किसका था राज्यसभा का, जो पहले क्या नाम था, वो क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट है जो पहले इसका जो नाम था वो अब क्या 1954 में क्या कर दिया गया था, राज्यसभा कर दिया गया था। तो ठीक है, 1954 में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, जो कि ना ये दोनों नाम है आधिकारिक रूप से अपना लिए गए थे। लोकसभा का पहले क्या नाम था, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा का पहले क्या नाम था, काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघीय बजट से संबंधित प्रस्ताव आपको बताना है कौन सा है। स्थगन है, निंदा है, कटौती प्रस्ताव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रस्ताव है जो संघीय बजट से संबंधित है, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कि संघीय बजट से संबंधित है हमारा वो है कटौती प्रस्ताव है। कटौती प्रस्ताव है जो हमारा संघीय बजट से संबंधित है। तो जो कटौती प्रस्ताव है, संसद में लोकसभा के सदस्यों द्वारा बजट में किसी मंत्रालय की अनुदान मांग में कटौती करने के लिए लाया जाता है। इसका जो उद्देश्य रहता है वो सरकार की वित्तीय नीति की क्या है, आलोचना करना, और सरकार को क्या है, उत्तरदायी बनाना होता है। देखिए, कटौती जो प्रस्ताव है उसके 3 प्रकार से हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तो नीति कटौती, ठीक है, नीति कटौती, और एक होता है मित व्यय कटौती, मित व्ययता कटौती, और तीसरा है सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। ठीक है दोस्तों। तो संघीय बजट से हमारा जो संबंधित प्रस्ताव कौन सा है, कटौती प्रस्ताव है। ठीक है, इस 3 तरह से मैंने इसको बता दिया। नीति कटौती होता है किसमें, मित व्यय कटौती होता है, और सांकेतिक कटौती होता है। ठीक है, इनको डिटेल्स तो फिर कभी देखेंगे, ये इतने काम पे नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए इतने जरूरी नहीं है। कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। ठीक है, इनमें से जो कौन सी समिति है वो संसद की जो स्थायी समिति के अंतर्गत नहीं आती है। और ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, लोक सेवका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, या फिर वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। देखिए, हमारी जो लोक लेखा समिति है एक स्थायी समिति है। ठीक है,
प्राक्कलन समिति भी क्या है, स्थायी समिति है। और लोक उपक्रम समिति क्या है, स्थायी समिति के रूप में है। हमारी जो ये नीचे का जो ऑप्शन दिया गया है, वित्त मंत्रालय की जो परामर्शदात्री है जो समिति है, यह कोई किसी प्रकार की कोई स्थायी समिति नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्थायी समिति यह नहीं है। ये कुछ समय के लिए बनाई जा सकती है, जो कि जैसे कि विचार विमर्श और सुझाव का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, लोक लेखा समिति है। ठीक है, जो यह संसद की क्या है, प्रमुख वित्तीय स्थायी समिति है, किससे रिलेटेड है, वित्तीय से, वित्त से संबंधित है। ठीक है, यह भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है कि क्या उसकी रिपोर्टों की क्या करती है, जांच करती है। जो सीएजी है उसकी रिपोर्टों की क्या करती है, जांच करती है। कौन सी समिति, लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी प्राकलन समिति है, प्राकलन समिति यह भी क्या है, संसद की स्थायी वित्तीय समिति के अंतर्गत आती है। यह अनुमानित व्यय की क्या है, जांच करती है। अनुमानित कि कहाँ पर पैसा, अनुमानित जो पैसा लगने वाला है, ठीक है, कितना खर्च होने वाला है, ये क्या करती है, जांच करती है। ठीक है, खर्च में क्या है, मितव्ययिता एवं दक्षता के सुझाव देती है। ठीक है, कौन सी समिति, प्राक्कलन समिति। और ये जो है लोक उपक्रम समिति, यह भी क्या है, स्थायी वित्तीय समिति में शामिल है। जो सार्वजनिक उपक्रमों के जो कार्य है एवं सीएजी की रिपोर्ट की जो समीक्षा यह समिति करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीन जो महत्वपूर्ण समितियों के बारे में मैंने बता दिया, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, यह क्या है, जो संसद की है क्या है, स्थायी समितियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में कानूनों का निर्माण है वो कौन करता है, क्या हमारे राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद करते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय करते हैं, या फिर राष्ट्रपति व संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, वो करते हैं, या फिर केवल लोकसभा व राज्यसभा करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। चलिए सोचिए समझिए, देखते हैं क्या क्या जो आपका आंसर होता है। सोचिए इसके बारे में, फिर मैं आपके साथ यह डिस्कस करता हूँ। का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा थर्ड, यानी कि राष्ट्रपति व जो संसद के दोनों सदन हैं, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या है, कानूनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तीनों कौन, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रथम है राष्ट्रपति, और दूसरा है लोकसभा, और थर्ड नंबर है राज्यसभा। ये तीनों क्या है, कानून का निर्माण करने में भागीदारी निभाते हैं। जैसे कि कोई भी विधेयक है, पहले विधेयक आता है, बिल आता है, ठीक है, वो कहाँ पर जाता है, राज्यसभा और लोकसभा में की दोनों सदनों, जब दोनों सदनों की क्या स्वीकृति इसको मिल जाती है, दोनों सदन क्या है इसको पारित कर देते हैं, तो क्या है, फिर ये राष्ट्रपति के पास आता है। जब जब राष्ट्रपति है इसको, इस विधेयक को यानी कि बिल को क्या है, स्वीकृति दे देते हैं, स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तो यह क्या है, एक कानून बन जाता है। कानून कैसे बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। पहले जो कोई भी विधेयक आता है, कहीं भी आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, एक बिल आता है, बिल पारित होने के बाद तब दोनों सदन है जो पारित कर देते हैं बिल, तो क्या है, वो राष्ट्रपति के पास आता है। जब राष्ट्रपति उसको अंतिम स्वीकृति दे देते हैं, तो क्या है, वो कानून बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो संसद है, संसद है, ये तीनों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि राष्ट्रपति और संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि यह किस आर्टिकल में है, संसद का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा चुनाव में
कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? लोकसभा के चुनाव में किस विधि के द्वारा क्या है चुनाव करवाए जाते हैं? लोकसभा के जो चुनाव कराए जाते हैं किस विधि के द्वारा कराए जाते हैं? देखिए, इसमें है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर भौगोलिक प्रतिनिधित्व। देखिए, भौगोलिक को हम एक प्रकार से दूसरा नाम अगर दे तो क्या हम कहेंगे? अब क्षेत्रीय हम कह सकते हैं, यानी भौगोलिक क्षेत्र पे होते हैं तो क्या है अब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हम कह सकते हैं। जैसा तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यानी कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व। यानी कि जो है क्षेत्रों के आधार पर क्या है हमारे यहाँ पर निर्वाचन होते हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र होता है कोई, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र हम बोल देते हैं उनको, ठीक है। वहाँ से क्या है सदस्य है जो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने वाले एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस उम्मीदवार हैं ये उम्मीदवार अपने क्या है खड़े होते हैं, अपनी अपनी पार्टियां जो है उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं वहां से चुनाव के लिए, और सबसे अधिक जिसके क्या है वोट हो जाते हैं, सबसे अधिक यानी कि मत को प्राप्त होती हैं, मिलते हैं, उसे क्या है विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है हमारा जो चुनाव होता है कहाँ पर होता है? क्षेत्र के आधार पर ही होता है, यानी कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व। इसका जो सही आंसर होगा क्या है होगा नंबर 4। देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका वो है राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? राष्ट्रपति है जो किस प्रकार के जो वीटो का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? यह जो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि संसद के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्या है संसद के जो विधेयक हैं, विधेयक आते हैं बिल, ठीक है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? निषेधाधिकार पावर, ठीक है, निषेधाधिकार, ठीक है, कहते हैं हम। यानी कि अगर कोई बिल आ जाता है तो बिल क्या है यानी कि अ, वो राज्यसभा से भी, ठीक है, और लोकसभा से भी अगर पारित हो जाता है और फिर हो जाता है प्रेसिडेंट के पास यानी कि राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि या तो वो क्या है बिल को स्वीकृति दे, ठीक है, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर क्या है उसको अनिश्चित काल के लिए क्या है अपने पास रख लेते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या जो राष्ट्रपति के पास है वो किस प्रकार के वीटो क्या है प्रयोग कर सकते हैं बिल के लिए? देखिए, एक तो है आपका जो निलंबकारी, ठीक है, एक जेबी वीटो और एक है पूर्ण निरपेक्ष वीटो। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। इन तीनों वीटो का जो है उपयोग है जो प्रयोग है राष्ट्रपति कर सकते हैं, और ये तीनों ही क्या है राष्ट्रपति के पास वीटो होती है, ठीक है। जो आपका पूर्ण है यानी कि निरपेक्ष वीटो है, इसके इसमें क्या होता है? जो पहला नंबर का आता है, राष्ट्रपति है विधेयक को क्या है स्वीकृति क्या है देने से क्या है पूरी तरह से मना कर देता है, ठीक है, स्वीकृति देने से क्या कर देता है? मना कर देता है, ठीक है, मना कर देता है। अ, और जो सेकंड नंबर का वीटो है ये है निलंबकारी। निलंबकारी में वीटो में क्या होता है? जो राष्ट्रपति है, जो दूसरा है राष्ट्रपति है क्या है विधेयक को क्या पुनर्विचार के लिए क्या है राज्यसभा या फिर लोकसभा में क्या है पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, ठीक है। और जो थर्ड नंबर का है वो है जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या है? जेबी वीटो क्या है? राष्ट्रपति है क्यों विधायक यानी कि बिल पर क्या है अनिश्चित काल तक का कोई निर्णय नहीं लेते, यानी कि इनके पास है वो पड़ा रहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्राक्कलन समिति है वो किन सदस्यों से किसके सदस्यों से मिलकर बनती है?
क्या वो लोकसभा के जो 30 सदस्य हैं उनसे मिलकर बनती है, या फिर राज्यसभा के जो 30 सदस्य होते हैं, या फिर दोनों सदनों के 30 सदस्य होते हैं, या फिर लोकसभा से जो है 22 सदस्य होते हैं। देखिए जो प्राक्कलन समिति में है वो क्या है, लोकसभा के क्या है 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें प्राक्कलन समिति में, प्राक्कलन समिति मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि संसद की एक स्थायी समिति है, कौन कौन सी हमने देखी थी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और उपक्रम समिति। ठीक है, और इसमें क्या है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य, 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो सदस्यों का जो चुनाव है प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष करवाया जाता है। प्रति वर्ष क्या है, लोकसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष किया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है, जो प्राक्कलन समिति है, कि सरकार के जो अनुमानित व्यय है, ठीक है, एस्टिमेटेड है जो खर्च है, उसकी क्या जांच करना, ठीक है, और सुझाव देना है, क्या इसका कार्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें एक आपका दिया गया है लोकसभा के जो 22 सदस्य हैं। ठीक है, 22 सदस्य हैं। एक इसमें देख लेते हैं, एक लोक लेखा समिति है, हमने पिछले में देखा था, लोक लेखा समिति। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं 22, 22। ठीक है, इसमें क्या है, 15 तो क्या है आपके लोकसभा के हैं, और 7 क्या है आपके आर और राज्यसभा के। टोटल कितने हो गए, 22 सदस्य इसमें होते हैं, किसमें, लोक लेखा समिति में, लोक लेखा समिति में। थर्ड नंबर एक और देख लेते हैं, लोक उपक्रम समिति। इन तीनों के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ डिटेल आपको पहले बता चुका हूँ, और कुछ अब आपको बता रहा हूँ। इसमें कितने होते हैं, इसमें भी 22 होते हैं। इसमें भी कितना रेशो होता है, यही 15-7 का जो रेशो होता है, यही होता है। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। राष्ट्रपति और, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम कौन है। देखिए पिछली हमारे क्या है, प्रधानमंत्री है, जो जो बीच की कड़ी है, जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी ये माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल, अगर हम 78 को देखें, तो जो पीएम है हमारे, प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति को क्या है, मंत्रिपरिषद के जो सभी निर्णयों की क्या है, जानकारी भी देते हैं। कौन देते हैं, पीएम देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी अगर उपलब्ध कौन कराता है, अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगते हैं तो कौन उपलब्ध कराते हैं, सर हमारे पीएम करवाते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष चाहे विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिस भी जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, वो किसके कहने पर राष्ट्रपति बनाते हैं, पीएम के कहने पर क्या है, मंत्रियों का जो कैबिनेट मंत्री है, जो भी बनाने हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके कहने पर, पीएम के कहने पर राष्ट्रपति इनका चुनाव करते हैं। तो पीएम है जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, संचार का माध्यम बने हुए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने मंत्रिपरिषद एक शब्द बोला है, हम पहले भी इन क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का जो कॉन्सेप्ट है, वो आर्टिकल आपको कमेंट में बताना है, सॉरी, आर्टिकल आपको क्या है, मंत्रिपरिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 76 में है, जो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद का जो निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, भारतीय संघ में
अगर किसी राज्य को प्रवेश करवाया जाए या फिर किसी राज्य की स्थापना की जाए या फिर कोई नया हिस्सा है उसका जोड़ा जाए राज्य के रूप में, कौन स्वीकृति देता है? ठीक है, तो स्वीकृति तो देते हैं हमारे, कौन देते हैं? हमारी जो संसद है वो स्वीकृति देते हैं। आर्टिकल 2 में इसका जो कंसेप्ट है बताया गया है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश दे या फिर नए राज्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक आर्टिकल 3 में देख लेते हैं। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि अगर नए राज्य बनाए, ठीक है, नए राज्य का गठन किया जा सकता है और किसी राज्य की क्या है सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन, और किसी क्षेत्र का क्या है क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, कम करना या बढ़ाना। ठीक है, ये भी बताया गया है। या फिर किसी राज्य का क्या है नाम में चेंज करना, नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 3 में बताए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा अगले प्रश्न में कि प्रथम जो स्पीकर कौन है लोकसभा के? लोकसभा के जो प्रथम स्पीकर कौन है? जीवी मालवणकर, गुरद्वाल सिंह ढिल्लो, एम अयंगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा जीवी मालवणकर। ठीक है, मावलंकर। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावल मावलकर है। ठीक है, जो प्रथम स्पीकर के रूप में 1952 से 1953 में क्या है प्रथम स्पीकर रहे हैं। ठीक है, स्पीकर या फिर अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इन्हें क्या है, इनको क्या कहा जाता है? लोकसभा के जनक भी कहा जाता है, लोकसभा के जनक। ठीक है, लोकसभा के जनक भी इनको कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जो आपका धन विधेयक है वो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? ठीक, आपके जो सामने जो ऑप्शन है वो है किसी भी सदन में किया जा सकता है या फिर केवल राज्यसभा में किया जा सकता है या फिर केवल लोकसभा में या फिर कहीं नहीं। तो आपका जो सही आंसर है धन विधेयक केवल और केवल कहाँ पर है? लोकसभा में पेश किया जाता है। जो धन विधेयक है, धन विधेयक है, इसका जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा में आपको पता चल गया कि पेश किया जाता है आर्टिकल 109 में। इसका जो है धन विधेयक जो पारित करने की जो है पारित करने की प्रक्रिया, ठीक है, पारित की प्रक्रिया लिख देता हूँ, पारित की प्रक्रिया बताई गई। ठीक है, पारित की प्रक्रिया कहाँ पर बताई गई है? आर्टिकल 109 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी परिभाषा कहाँ पर है, परिभाषा, और आर्टिकल 10 में इसकी परिभाषा बताई गई है कि यह क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है कि, जैसे कि धन विधेयक है राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुशंसा पर किया है लोकसभा में क्या है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति से पूर्व पहले। ठीक है, कहाँ पर है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 117 में है। ठीक है, लोकसभा से क्या है पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है जो केवल सिफारिशें दे सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का मतलब कि कुछ ज़्यादा चेंज कर सकती है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सिफारिशें दे सकती है। राज्यसभा को क्या है फिर 14 दिन के भीतर है जो विधेयक लौटाना होता है। लीजिए आपका क्या है, हमने अगर उनको लगता है कि कोई सुझाव इस पर देना चाहिए तो दे देते हैं राज्यसभा, अन्यथा नहीं तो ऐसे की वैसे क्या है लोकसभा में दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? जो कि भारतीय संसद में आपसे पूछा है कि जो भारतीय संसद द्वारा है वो दल बदल विरोधी विधेयक है वो किस वर्ष पारित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1980, 1985, 1990 या फिर 1995। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा
85 में जो दल बदल विरोधी जो विधेयक है, दल बदल विरोधी कानून है, वो 1985 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 में। देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या है, यह पारित किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा क्या संविधान में क्या है, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन में, ठीक है। और इसका क्या था, जो राजनीतिक दल बदल को क्या है, को रोकना था इसका। और सरकारें ताकि स्थिर रखी जा सके, ठीक है। ऐसे नहीं कि जीतने के बाद है कोई भी मंत्री एमएलए क्या है वो भाग जाते थे, ठीक है। दल बदल नहीं कर सकते। दल बदल को क्या रोका गया, इसको पारित करते, इस कानून को पारित करते, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारतीय संसद का जो अपर हाउस किसे माना जाता है, ठीक है। तो हेलो, सॉरी, भारतीय संसद का जो अपर हाउस है उसे किसे माना जाता है? क्या सीनेट को माना जाता है, या फिर राज्यसभा को माना जाता है, या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को माना जाता है, या फिर विधानसभा को माना जाता है? आपका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यसभा को क्या माना जाता है, अपर हाउस माना जाता है, ठीक है। अपर हाउस माना जाता है। तो देखिए हमारे दो हाउस हैं, यानी कि कल तो है लोकसभा, ठीक है, और एक है राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस, ठीक है। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस, यानी कि निम्न सदन, ठीक है। लोअर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और अपर हाउस किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका सूचना का अधिकार से संबंधित है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब अधिनियमित हुआ था, ठीक है, कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। 15 जून 2005 है जो आपका पहला ऑप्शन है, या फिर आपके सामने एक और ऑप्शन है 15 अगस्त 2005, या फिर 15 मार्च 2005, या फिर 15 जुलाई 2005। देखिए 2005 में किया गया था, किस डेट को किया गया था, ये आपसे पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 जून 2005 को क्या किया गया था। जो सूचना का अधिकार है यानी कि अधिनियम है वो क्या है, आपका जो 15 जून 2005 में राष्ट्रपति की जो स्वीकृति इसको मिल गई थी, अधिनियमित किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह अधिनियम है 12 अक्टूबर 2005 से। देखिए 15 जून 2005 को क्या है, अधिनियमित हो गया, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 से क्या है, पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है, पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है। यह क्या है, सूचना का अधिकार? यह सूचना का अधिकार है जो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को क्या है बढ़ाना है, और नागरिकों को क्या है सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि आप सूचना ले सकते हैं किसी भी अधिकारी से, किसी भी सरकारी कार्य से क्या है, कि क्या सूचना आप ले सकते हैं, ठीक है। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरटीआई भी बोलते हैं, आरटीआई भी हम बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो गरीबी हटाओ का नारा आपको बताना है कि किसने दिया था, ठीक है। निम्न में से क्या बताना है, तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। और 1971 के जो आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए बीजेपी इनको मिल गई थी। कौन थी? सर ये हमारी इंदिरा गांधी जी थी। गरीबी हटाओ, ठीक है। गरीबी हटाओ जो प्रसिद्ध नारा है किसके द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 1971 का क्या था, लोकसभा का चुनाव था, ठीक है, लोकसभा का चुनाव चल रहे थे, इन्होंने क्या दिया था, नारा दिया था। क्या दिया था, कौन सा नारा, गरीबी हटाओ, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था गरीबी हटाओ का नारा का? इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और सामाजिक
आर्थिक न्याय का संदेश देना था। ठीक है, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने क्या था, गरीबी हटाओ के नारे के साथ चुनाव लड़ा, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी बहुमत से क्या है, विजय प्राप्ति हुई, और वो पुनः प्रधानमंत्री बन गई थी। देखिए, एक नारे से क्या हुआ था, गरीबी हटाओ का एक नारा दिया, और जिस उस नारे का क्या था, इतना प्रभाव पड़ा कि ये दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर निकली। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से कौन हटा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को उसके पद से कौन हटा सकता है, ये आपको बताना है। किसके द्वारा ये हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं कि राष्ट्रपति दिया गया है, प्रधानमंत्री, या फिर दोनों सदन, या फिर लोकसभा। ठीक है, देखिए, पहला जो ऑप्शन आपका राष्ट्रपति है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री इनको हटा सकते हैं? नहीं सर। राष्ट्रपति हटा सकते हैं? नहीं सर। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है? नहीं सर, ये तीनों नहीं हो सकते। हाँ, लोकसभा के द्वारा लोकसभा के द्वारा अगर पारित प्रस्ताव है जो पारित करके इनको क्या है, अगर किया जाए तो इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 93 में क्या इसके बताया गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के क्या है, समस्त जो सदस्य है वो बहुमत से क्या है, अगर पारित जो प्रस्ताव वो पारित हो जाता है तो उसको क्या है, पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने से पहले क्या है, 14 दिन पहले क्या है, एक नोटिस जरूर देना पड़ता है इनको। ठीक है, नोटिस जरूर देना पड़ता है। हटाने की प्रक्रिया में क्या राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है। यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर चलती है प्रक्रिया, लोकसभा के अंदर भी चलती है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति के बारे में आपसे पूछा है, कौन सी समिति है वो सबसे बड़ी है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति, या फिर संयुक्त सदस्यीय समिति। देखिए, सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो क्या है, प्राक्कलन समिति है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 30 लोकसभा के क्या है, सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य भी मैं बता दे दिया था कि अनुमानित व्यय की जांच करना। ठीक है, और सुझाव देना क्या है इसका जो कार्य है। लोक लेखा समिति में भी मैंने कहा था, इसके तो क्या है, 22 सदस्य हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, सीएजी की रिपोर्टों की क्या करती है, जांच करती है। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीटें पूछी गई है राज्यसभा की, वो कहाँ पर, महाराष्ट्र में। आपको बताना है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये आपको बताना है। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हमारी कितनी है महाराष्ट्र में, 19 सीटें हैं। ठीक है, 19 सीटें हैं। और अगर आपसे 19 सीटें अगर राज्यसभा की, अगर आपसे लोकसभा की पूछ ली जाए, लोकसभा की अगर आपसे सीटें पूछ ली जाए वो कितनी है, वो सर 48 है। ठीक है, लोकसभा की जो सीटें हैं वो 48 हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 19 हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। देखिए, पीछे जो क्वेश्चन था वो महाराष्ट्र की पूछी थी। ठीक है, और ये पूछा है पश्चिम बंगाल की लोकसभा की सीटें, आपको बताना है कितनी है। 42 है सर, 42 है। लोकसभा की जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल में कितनी है, 42 हैं। अगर आपसे राज्यसभा की पूछ ली जाए पश्चिम बंगाल में वो कितनी है, सर 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें किसकी है, राज्यसभा की है, और 42 सीटें किसकी है, लोकसभा की है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी सीटें से ही पूछा गया है, सीटों से ही पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, उड़ीसा की पूछा गया है। इसकी जो राज्यसभा की जो सीटें हैं कितनी हैं, ये आपको बताना है। उड़ीसा की जो सीटें हैं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है इसकी जो
सीटें कितनी हैं। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। जल्दी से जाके क्या करना है, आपको कमेंट करना है कितनी सीटें आपको बताना है। और इसी के साथ आपको क्या करना है, लोकसभा की सीटें भी बताना है। उड़ीसा की ही, उड़ीसा की क्या है, राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें हैं, वो दोनों की दोनों आपको कमेंट में बतानी है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक थी। तो समय हो चुका है हमारा इस क्लास की समाप्ति का। देखिए आपके सामने एक टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है, मंजीत कालोन PSIR, यानी कि ज्वाइन टेलीग्राम, इस नाम से भी क्या है, आप टेलीग्राम को क्या सर्च करिए, टेलीग्राम पर जाकर आपको चैनल मिल जाएगा। और आपको क्या कर लेना है, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको इस PPT की जो PDF है वो वहीं पर मिलेगी, जहाँ पर टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, और इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना है और क्या करना है, ज्वाइन करना है टेलीग्राम को। टेलीग्राम को जाकर क्या करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, जाकर क्या करिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, ताकि जो PDF है आप क्या है वो डाउनलोड कर सके। आपको PDF है वहाँ पर अपलोड हो चुकी है। पीछे जो 6 क्लास हुई थी हमारी, तो सारी की सारी जो PDF है वो अपलोड हो चुकी है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो एक और सूचना मैं आपको दे देता हूँ इसी के साथ। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है, MCQ और PYQ। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं MCQ और PYQ। देखिए PYQ हमें ये दिखाते हैं कि किस तरह से NT है, जो NTA है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और MCQ आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट है जो MCQ के वो भी मिलेंगे। इनसे क्या है, आपकी जो है प्रैक्टिस है जो बेहतरीन तरीके से हो जाती है। तो MCQ और PYQ दोनों के लिए क्या है, मैंने PYQ और MCQ के लिए एक जो है सीरीज है, जो परी है। परी कहाँ पर मिलेगी आपको, परी से मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। कहाँ पर, कब मिलेगी, 27 जुलाई 2026 को आपको की जो पहली क्लास है वो इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, UGC नेट 2026 के लिए यह रहने वाला है। ठीक है, 27 जुलाई 2026 से MCQ और PYQ जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।